नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 16 मई और आज हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर महत्वपूर्ण डीएनए पे। मतलब डीएनए के बारे में ही बात करेंगे, डेली न्यूज एनालिसिस। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये व्हाट्सअप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप वहाँ पे जाएंगे, लिंक को क्लिक करेंगे और डायरेक्ट हमसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। और दूसरा ये कि कल संडे है, कल सबका टेस्ट है, पेड ग्रुप के मेंबर जिनका टेस्ट है, तो कल टेस्ट देने के लिए तैयार रहेंगे वो लोग। बाकी किसी को भी जुड़ना हो, किसी भी अभ्यर्थी को, दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज पहला बात करते हैं पहले टॉपिक पे। सेंट्रल विस्टा परियोजना दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट और अन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार जिस क्षेत्र में स्थित हैं उसे सामूहिक रूप से सेंट्रल विस्टा कहते हैं। ठीक है, तो दिल्ली में स्थित है राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट और अन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार जिस क्षेत्र में स्थित हैं उसे सामूहिक रूप से सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इनकी लंबाई लगभग 3.2 किलोमीटर है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन के बीच विभिन्न सरकारी भवनों के पुनर्निर्माण करना है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का मतलब ही यही है कि जो इंडिया गेट तो सभी लोग गए होंगे, राष्ट्रपति भवन बहुत कम लोग गए होंगे या गए भी होंगे। इनके बीच में जितने भी सरकारी भवन हैं उनका पुनर्निर्माण करना है। दिसंबर 1911 ईस्वी में किंग्स जॉर्ज प्रथम ने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। इसके उपरांत ही राजपथ के आसपास के क्षेत्र में इन भवनों का निर्माण किया गया था। आपको पता है कि बंगाल विभाजन जब हुआ था तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था और 1911 में किंग्स जॉर्ज प्रथम ने कलकत्ता से राजधानी नई दिल्ली ट्रांसफर की। सबको पता ही होगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री का है क्वेश्चन है। इन भवनों के निर्माण का उत्तरदायित्व एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर को दिया गया था। ठीक है, वर्ष 2019 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना की परिकल्पना की गई थी। 2019 में आवास और शहरी विकास के जो मंत्रालय थे, और आप लोग कमेंट मार के बताइए कि इस समय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है, कैबिनेट मंत्री कौन है। ठीक है, सेंट्रल विस्टा परियोजना की परिकल्पना की गई थी 2019 में। इस पुनर्विकास परियोजना में एक नए संसद भवन का निर्माण प्रस्तावित है जो आकार में क्या था, त्रिकोणीय था। यानी उसका जो शेप है वो क्या है, त्रिकोणीय था। इसके साथ ही एक केंद्रीय सचिवालय भी निर्मित किया जाएगा। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जाने वाले सड़क जो है राजपथ में भी परिवर्तन प्रस्तावित है। इस क्षेत्र में विभिन्न मंत्रालयों व उनके विभागों के लिए कार्यालयों का भी निर्माण किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में नॉर्थ व साउथ ब्लॉक को संग्रहालय में बदल दिया जाएगा और इसके स्थान पर नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये बीच में क्लिक हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सही है सर। हाँ, तो इस क्षेत्र में विभिन्न मंत्रालयों व उनके विभागों के लिए कार्यालयों का भी निर्माण किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में नॉर्थ ब्लॉक व साउथ ब्लॉक को संग्रहालय में बदल दिया जाएगा और उसके स्थान पर नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। इस पुनर्विकास परियोजना में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के व्यय होने की संभावना है। 20,000 ही है ना, हाँ, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 20,000 करोड़ रुपए की व्यय होने की संभावना है। चलिए मजाक कर रहा था। तो ये देखिए खूबसूरत सा ब्लूप्रिंट है और इतना खूबसूरत ब्लूप्रिंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। मैप को देखिए नहीं, बस फील कीजिए, बस ऐसा ही खूबसूरत सा बनेगा ब्लूप्रिंट। चलिए अब हम देखते हैं सरकार का क्या पक्ष है सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेके। ठीक है, तो ये सेंट्रल विस्टा जो परियोजना है इसके बारे में सारा मैंने आपको बता दिया। अभी मैं दोबारा रिकॉल कर दूंगा फिर से आप लोगों को। सरकार का पक्ष देखते हैं। संसद भवन की सुविधाएं और बुनियादी ढांचा मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2026 के बाद लोकसभा और राज्यसभा में जनसंख्या के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि होनी है, सबको पता है। ऐसे में मौजूदा संसद भवन आकार में छोटा है। केंद्र सरकार के मंत्रालय व उनके विभाग अन्य क्षेत्रों में फैले हैं, जिससे अंतर विभागीय दायित्वों के निर्वहन में अनावश्यक विलंब होता है। मौजूदा भवन वर्ष 1911 में निर्मित है।
जिनमें अधिकांश अपने संरचनात्मक जीवन को पूर्ण कर चुके हैं। ठीक है, तो संरचनात्मक जीवन को जब पूर्ण कर चुके हैं तो फिर नया कुछ होगा। तो ये रहा आज का पहला टॉपिक आपका, सेंट्रल विस्टा परियोजना। इसमें मैंने आपको सब बताया है कि दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट और अन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार जिस क्षेत्र में स्थित है उन्हें सामूहिक रूप से सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इनकी कितने किलोमीटर में बसा हुआ है, ये कब किया गया था, किसको उत्तरदायित्व दिया गया था और किस शहरी मंत्रालय के अंतर्गत 2019 में जब स्टार्ट किया गया था, और एक प्रस्ताव पारित हुआ है जिसका आकार त्रिकोणीय होगा, एक केंद्रीय सचिवालय होगा, राजपथ में परिवर्तन प्रस्तावित है, क्षेत्र में मंत्रालय विभिन्न विभागों के कार्यालयों को भी निर्माण किया जाएगा, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को संग्रहालय में बदला जाएगा और उसके स्थान पर नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। पूरा 20,000 करोड़ रुपये का व्यय की संभावना है। ठीक है, ये संभावना है, बढ़ भी सकती है। सरकार का पक्ष भी मैंने आपको बता दिया कि 2026 में जो लोकसभा और राज्यसभा की जनसंख्या के अनुसार जो चुनाव होगा, जब निर्वाचन क्षेत्रों में भी जनसंख्या में वृद्धि होने की संभावना है। ऐसे में मौजूदा संसद भवन का जो आकार है वो छोटा है तो बड़ा होगा। तो केंद्र सरकार के मंत्रालयों के विभाग अन्य क्षेत्रों में फैले हैं जिन्हें अंतर विभागीय दायित्व निर्वहन में अनावश्यक विलंब होता है। मौजूदा भवन 1911 में निर्मित है और अधिकांश अपने संरचनात्मक जीवन को पूर्ण कर चुके हैं। ठीक है, तो ये रहा पहला टॉपिक। चलिए दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए आर्थिक पैकेज के दूसरे भाग की घोषणा। कल मैंने आत्मनिर्भर भारत के बारे में पूरा डिटेल आपको बताया था और पेड ग्रुप के मेंबर ने, जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस उसमें दिया था कल सारे क्वेश्चनों में उन लोगों ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कोविड-19 के कारण प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों आदि के समक्ष मौजूदा कठिनाइयों को दूर करने के लिए आर्थिक पैकेज के दूसरे भाग की घोषणा की है। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की गई है। डेट याद रख लीजिएगा, 12 मई 2020 को। ठीक है, इसमें पहला है, प्रवासियों को 2 महीने के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी। प्रवासी कामगारों के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रति कामगार 2 महीने अर्थात मई और जून, ठीक है MJ, मई और जून 2020 के लिए प्रति महीने प्रति कामगार 5 किलो की दर से खाद्यान्न और प्रति परिवार 1 किलोग्राम चना का मुफ्त आवंटन किया जाएगा। यानी एक आदमी पे 5 किलोग्राम और एक उसके साथ प्लस 1 किलोग्राम चना भी मिलाएगा, उनको मुफ्त आवंटन दिया जाएगा, मतलब दिया जाएगा उनको। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आने वाले अथवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बिना राशन कार्ड वाले ऐसे प्रवासी कामगार भी इस योजना के पात्र होंगे जो वर्तमान में किसी क्षेत्र में फंसे हुए हैं। ठीक है, आपको पता है एक राशन एक कार्ड योजना भी लॉन्च हो चुकी है। तो भारत सरकार का एक नया फरमान आया हुआ है कि जो भी हमारे मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, जिनका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में भी अभी नाम नहीं चढ़ा हुआ है, या जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अभी राशन कार्ड वाले ऐसे प्रवासी कामगार जो इस योजना के भी पात्र होंगे, मतलब अभी नाम नहीं चढ़ा है, वो भी उनको भी मिलेगा जो वर्तमान में किसी भी क्षेत्र में फंसे हुए हैं। इसके लिए 8 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न और 50,000 मीट्रिक टन चने का आवंटन किया जाएगा। तो 8 लाख मीट्रिक टन क्या है, खाद्यान्न है, और 50,000 मीट्रिक टन क्या है, चने का आवंटन किया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा भी कन्फ्यूज मत होइएगा। 2020 के लिए जो भी हमारे प्रवासी कामगार हैं उन्हें मई और जून 2 महीने के लिए प्रति कामगार एक आदमी पे 5 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न मिलेगा और 1 किलोग्राम चने का मुफ्त आवंटन किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे राष्ट्रीय खाद्य NFSA जो लाया गया था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो लाया गया था, दायरे में नहीं आने वाले अथवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बिना राशन कार्ड वाले ऐसे प्रवासी कामगार भी इस योजना के पात्र होंगे जो वर्तमान में किसी क्षेत्र में फंसे हुए हैं। ठीक है, इसके लिए बता ही दिया मैंने, 8 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न और 50,000 मीट्रिक टन चने का आवंटन किया जाएगा। इस योजना पर होने वाला कुल 3500 करोड़ रुपए के व्यय का वहन जो करेगा वो भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है, दूसरा जैसे मैंने बताया ही था कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का विस्तार किया गया है। मैंने बताया ही था, एक दिन पढ़ाया भी था DNM में। जो लोगों ने नहीं देखा है, प्रीवियस DNA जाके बार बार देखा कीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें रिकॉल बार बार होती रहेंगी, जो मैं कहता हूँ ना बार बार रिकॉल होता रहेगा, तो इससे पीछा नहीं छूट सकता है आप लोगों को। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, प्री में भी काम देंगे, मेंस में भी काम देंगे, इंटरव्यू में भी काम देंगे। राशन कार्डों को पोर्टेबिलिटी की पायलट परियोजना एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का 23 राज्यों तक विस्तार किया जाएगा।
इसके माध्यम से अगस्त 2020 तक राशन कार्डों की राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी के द्वारा लगभग 67 करोड़ लाभार्थियों यानी पीडीएस के तहत आने वाली 83% आबादी को इसके दायरे में लाया जाएगा। 100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के लक्ष्य को मार्च 2021 तक प्राप्त कर लिया जाएगा। ठीक है, यानी लक्ष्य जो है मार्च 2021 तक है 100%, और इसमें क्या है, अगस्त 2020 तक राशन कार्डों की राष्ट्रीय स्तर तक पोर्टेबिलिटी के लगभग 67 करोड़ लाभार्थी यानी पीडीएस के तहत आने वाले 83% आबादी को इसके दायरे में लाया जाएगा। तीसरा है इसमें सस्ते किराए के आवास परिसरों की योजना। केंद्र सरकार प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए सस्ते किराए पर रहने की सुविधा प्रदान करने हेतु एक योजना शुरू करेगी। सस्ते किराए के ये आवासीय परिसर प्रवासी श्रमिकों, शहरी और गरीबों, छात्रों आदि को सामाजिक सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करेंगे। चौथा है शिशु मुद्रा ऋण के तहत ब्याज की छूट। भारत सरकार ने 50,000 रुपये से कम शिशु मुद्रा ऋण लेने वाले शीघ्र भुगतान करने वाले लोगों को 12 महीने की अवधि के लिए 2% की ब्याज की छूट प्रदान करेगी। ठीक है, यानी शिशु, किशोर और तरुण होता है, तो जो शिशु है, शिशु मुद्रा ऋण जो है 50,000 रुपया भुगतान करने वाले लोगों को 12 महीना यानी 1 साल की अवधि के लिए 2% ब्याज की छूट प्रदान करेगी। शिशु मुद्रा ऋण लेने वाले लोगों को इसके तहत लगभग 1500 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। अगला है स्ट्रीट वेंडरों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की ऋण की सुविधा। स्ट्रीट वेंडरों पर मौजूदा स्थिति का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उनको ऋण तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए 1 महीने के भीतर एक विशेष योजना शुरू की जाएंगी ताकि उन्हें अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना के तहत प्रत्येक उद्यम के लिए 10,000 रुपये की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी की बैंक ऋण सुविधा दी जाएगी। ज्ञात हो कि यह योजना शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेताओं को भी कवर करेंगी जो आसपास के शहरी इलाकों में व्यवसाय करते हैं। ठीक है, अनुमान के अनुसार 50 लाख स्ट्रीट वेंडर यानी रोड पे जो चाय बेचते हैं, जो लोग रोड पे अपना बिजनेस करते हैं, इस योजना के तहत लाभान्वित होंगे और उन तक 5,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रभावित होगा। ठीक है, तो 5,000 करोड़ का ऋण यहाँ पे प्रभावित होगा। छठवां है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना, उसी का सारा पार्ट है। जो आत्मनिर्भर भारत योजना के कल जो सेकंड पॉइंट आया, उसी का सारा पार्ट है। मध्यम आय समूह के लिए 6 से 18 लाख रुपए के मध्यम वार्षिक आय क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना का मार्च 2021 तक विस्तार किया जाएगा। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना का एक घटक है जिसके तहत ऋण सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। कब से कब तक है ये आपका मार्च 2021 तक विस्तार किया जाएगा। और मध्यम आय समूह के लिए 6 से 18 लाख रुपए के मध्यम वार्षिक आय क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना का मार्च 2021 तक विस्तार किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का ही एक घटक है जिसके तहत ऋण सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो थोड़ा भी कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, जहाँ न समझ में आए उसको बार बार देखेंगे, अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला है रोजगार सृजन के लिए कैंपा फंड का उपयोग। देखिए यूपीएससी के पीटी 2019 में क्वेश्चन भी पूछ दिया है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी डीएनए आपको दिया जाता है, जो प्रीवियस डीएनए भी जाके आप लोग देखा कीजिए। जो लोग अभी नए जुड़े हों, जो देख रहे हैं रेगुलर, उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो लोग भी कॉपी पेन पे आराम से लें, लिखें और बार बार उसको रिकॉल करते रहें। याद भी होना ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, तो रिकॉल भी ज़रूरी है। एक गाना है ना, मोहब्बत भी ज़रूरी है तो बिछड़ना भी ज़रूरी है। तो पढ़ना भी ज़रूरी है, तो उसको पचाना भी ज़रूरी है, रिकॉल करना भी ज़रूरी है। चलिए, हंसी मजाक हो जाना चाहिए। रोजगार सृजन के लिए ये तो हो गया। चलिए देखिए 2019 में क्वेश्चन भी आया है यूपीएससी पीटी 2019 में। क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के अंतर्गत लगभग 6,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रयोग शहरी क्षेत्रों सहित वनीकरण एवं वृक्षारोपण कार्यों, वन प्रबंधन, मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण कार्यों, वन संरक्षण, वन एवं वन्यजीव संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास, वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन आदि में किया जाएगा। तो जो कैंपा फंड का उपयोग किया जाएगा ये इतने क्षेत्रों में किया जाएगा। कैंपा एक्ट या